हाँ, आपको डेली नोवेल्स के नए चैप्टर सुनने के लिए मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को लाइक करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और कंटेंट बनाने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं। CH-261 एक्सपेरिमेंट का सच। अगले दिन सुबह सुबह बच्चे घर में शोर कर रहे थे। वहीं अद्विका और शौर्य किचन में खाना पका रहे थे। आज उन दोनों ने बच्चों को मांस खाने की परमिशन दी थी। ऊपर से आज रविवार था तो बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना था, तो वो लोग खुशी से चिल्ला रहे थे। शौर्य ने एक पोर्टल खोला और उन्हें आगम लोक ग्रह पर सीधा भेज दिया। फिर अद्विका को देखकर बोला, अब कुछ हफ्तों तक बच्चों को वही रहने दो ताकि वो लोग अपना शिकार भी करेंगे और कुछ अनुभव भी प्राप्त कर पाएंगे। इससे हम यहाँ अपने मेन काम पर फोकस कर पाएंगे। ये सुनकर अद्विका भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन हमें उस लुकास फॉर्मा के मालिक को जल्द से जल्द खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड के अनुसार वो कल भी एक और एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। हमें उन्हें किसी भी हाल में रोकना पड़ेगा। ये सुनकर शौर्य बोला, तुम एक काम करो, इन सभी एक्सपेरिमेंट में जो डॉक्टर्स और बाकी लोग हैं उन्हें तुम जाकर खत्म कर दो, मैं उस मिनिस्टर के बच्चे को संभालता हूँ। ये सुनकर अद्विका ने तुरंत हामी भरी और वो अपनी तैयारियों में लग गई। तभी शौर्य के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देख उसकी आंखें चमक गई और वो अद्विका को देखते हुए बोला, लो अब हमारे भाई साहब ने जिम्मेदारी ली है उस बच्चे को बचाने की। अब वो उसे बचाएगा या खुद मेरे पास लेकर आएगा ये मैं नहीं बता सकता। ये सुनकर अद्विका हंसने लगी। वहीं दूसरी तरफ अपने पिता के अंतिम संस्कार के बाद मिनिस्टर का बेटा नंदन सालार अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने अगले एक्सपेरिमेंट की तैयारी में लग चुका था। उसने कुछ दूसरे शहर के गैंगस्टर को भी यहाँ बुला लिया था। उसे अब अपने सिक्योरिटी की चिंता थी। खाने का समय होने पर उसने मोबाइल निकाला और पास ही के होटल से खाना ऑर्डर किया और उसका इंतजार करते हुए अपने टेबल के सामने बैठ गया। इस वक्त पूरा लुकास फॉर्मा खाली था, क्योंकि उसका एक भी कर्मचारी काम पर नहीं आया था। नंदन के केबिन के बाहर उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स और कुछ पुलिस वाले पहरा दे रहे थे और हर एक के हाथ में बड़ी बड़ी मशीन गन थी। वहीं कुछ दूरी पर हाथ में वायरलेस लेकर विराज ऑफिस के हर कोने का जायजा भी ले रहा था। वो ऊपर से इच बीच में अपनी साधना शक्ति का उपयोग करके उस एरिया को स्कैन भी कर रहा था। इधर अद्विका भी उस हॉस्पिटल पहुंच गई थी जहां एक समय वह काम करती थी। अद्विका को देखकर पूरे स्टाफ ने अपना मुंह बनाया, पर अद्विका ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। कल उनका मालिक भी मारा गया था, जिस वजह से अजित का बेटा आज ऑफिस में बैठकर एक्सपेरिमेंट करने वाली डॉक्टर्स की टीम को तैयार कर रहा था। उसने पिछले एक हफ्ते में जितने छोटे बच्चे एडमिट हुए थे उनके रिकॉर्ड्स मंगाए थे। हॉस्पिटल का चाइल्ड केयर यूनिट बहुत बड़ा था, जिस वजह से यहाँ शहर के सभी लोग अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों पर ट्रीटमेंट के लिए लेकर आते थे। इसी दौरान हॉस्पिटल के बच्चों के डॉक्टर्स उन्हें किसी न किसी गंभीर बीमारी होने का बहाना बनाकर एक्सपेरिमेंट के कुछ दिनों पहले एडमिट करवा लेते थे। अजीत का बेटा जितेश खुद एक शहर का जाना माना पीडियाट्रिशियन था, पर वह सिर्फ एक्सपेरिमेंट के वक्त ही यहाँ आता था। आज भी वह अगले एक्सपेरिमेंट के लिए डॉक्टर्स से बात कर रहा था। तभी उसकी असिस्टेंट अंदर आती है और उसे अद्विका के आने की खबर दे देती है। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसके भाई और पिता के मौत के पीछे इसी लड़की का हाथ था। ऊपर से ये भी पता था कि अद्विका ने चाइल्ड केयर यूनिट के सारे रिकॉर्ड छान मारकर एक्सपेरिमेंट की जानकारी हासिल की है। अब अगर शिकार खुद यहाँ चलकर आया है तो वो उसे कैसे जाने दे सकता है। उसने तुरंत अपनी असिस्टेंट से कहा, हॉस्पिटल के गार्ड से कहकर उसे बंदी बना लो और एक्सपेरिमेंट की जगह पर ले जाओ। ये सुनकर असिस्टेंट ने उसके कहे मुताबिक तुरंत गार्ड्स को मैसेज भेज दिया। इधर मैसेज मिलते ही सारे गार्ड्स ने आकर अद्विका को घेर लिया, साथ ही कुछ गुंडे और हटे कट्टे लोग भी यहाँ पहुंच गए। हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ के सामने उसे पकड़कर वहां से घसीटते हुए लेकर चले गए। पूरा स्टाफ पहले ही अद्विका से नफरत करता था, ऊपर से शौर्य ने उन सभी को धमकी दे दी थी, जिस वजह से जब अद्विका उनसे मदद की भीख मांग रही थी तो कोई भी आगे नहीं आया। अद्विका को एक्सपेरिमेंट चैम्बर में लाकर दीवार से उसे बांध दिया और वो गार्ड्स बाहर चले गए। वहीं उस चैम्बर में कुछ छोटे बच्चे उसे देख रहे थे। वो सारे बच्चे 1 साल से कम उम्र के लग रहे थे। सभी के आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अद्विका ने अपनी एक्टिंग बंद की और उसने उन बच्चों को देखा और बोली, घबराओ मत, मैं सभी को यहाँ से बाहर ले जाऊंगी। ये सुनकर बच्चे और भी ज्यादा डर गए, क्योंकि कुछ बच्चों को तो ये भी मालूम नहीं था कि उन्हें यहाँ लाया किस लिए है।
वहीं जितेश सेठी ने आज की ट्रायल की दवाइयों को हाथ में ले लिया और अपने स्टाफ के साथ एक्सपेरिमेंट चैम्बर की तरफ निकल गया। जब जितेश एक्सपेरिमेंट चैम्बर में पहुंचा तो उसने देखा कि अद्विका को दीवार से बांध दिया गया था और उसके खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा, दर्द, बेबसी के भाव थे। जितेश चलकर अद्विका के सामने आया और उसने उसके गालों को जकड़कर कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने का। मैं आज तुम्हारी वो हालत करूंगा कि तुम इसके बाद कभी किसी के काम में टांग नहीं अड़ाओगी। इतना कहकर उसने अद्विका से आगे कुछ नहीं कहा और उसके चेहरे को झटककर पीछे हटते हुए टीम को बोला, इन बच्चों को बांध दो और दवाई का ट्रायल शुरू करो। हमारे पास बेहतमुत कम समय बचा है। एक बार हम इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे तो हम गीतांजलि फार्मा से भी आगे निकल जाएंगे। लेकिन उसकी टीम बच्चों की तरफ आगे बढ़ती तभी अचानक एक डॉक्टर दर्द के मारे जोर से चीख पड़ा। उसके पेट का आगे का हिस्सा फैट चुका था और उसकी आंतियां बाहर निकलकर गिर गई थी। जब सभी का ध्यान उस डॉक्टर की तरफ गया तो उन्होंने देखा कि एक बेहद खूबसूरत और लाल ड्रेस पहनी लड़की उस डॉक्टर के खून को हाथों से चाट रही थी। स्वामी सही कहते हैं, इन पापियों के खून का स्वाद ही कुछ अलग होता है। अगले ही पल उस लड़की ने डॉक्टर की गर्दन को उसके कंधे से उखाड़ लिया और दूर फेंक दिया। ये रक्त सम्राज्ञी थी। उसे वहां अचानक देखकर जितेश की सिट्टी पीटी गुल हो चुकी थी। क्योंकि इस चैम्बर के अंदर आने के लिए बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम से गुजरना होता है, पर यह लड़की उनके सामने उनके बीच अचानक प्रकट हो चुकी थी। इधर अद्विका ने भी एक झटका दिया और अपने हाथ की रस्सियों को खोल दिया। फिर उसने उन बच्चों को देखा जो वही डरकर खड़े थे। अद्विका ने अपना हाथ घुमाया और अगले ही पल सारे बच्चे बेहोश हो गए। जब सारे बच्चे बेहोश हो गए तो अद्विका बोली, हाँ तो अब हम मुद्दे की बात करते हैं। तो तुम सभी लोग इस एक्सपेरिमेंट में शामिल हो। तुम लोगों को बिल से बाहर लाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। अगर मेरी जगह मेरे पति होते तो वो अब तक तुम लोगों को कभी के खत्म कर चुके होते। चलो को बात नहीं, आखिर तुम लोग मेरे सामने आ ही गए। इतना कहते हुए अद्विका ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों चटकाए और फिर गुस्से से उसने सामने खड़े जितेश को गले से पकड़ लिया। अगले ही पल उसने जितेश के हाथ में रखी सभी दवाइयों के इंजेक्शन को अपनी शक्ति से नियंत्रित करके जितेश के शरीर में लगा दिया। इधर रक्त सम्राज्ञी ने भी बाकी बचे डॉक्टर्स को पकड़ कर चिर फाड़ कर रख दिया था। पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट चैम्बर खून से भर चुका था। इधर जितेश ओवरडोज होने के कारण उसके शरीर की नसें फूल रही थी। साथ ही उसके सिर पर भारी दबाव बनने लगा था। वो एक झटके के साथ जोरदार दहाड़ मारकर चीख पड़ा। तभी अद्विका ने उसकी आवाज बंद करने के इरादे से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। पर अगले ही पल जितेश का शरीर फिर एक बार नॉर्मल हो गया और उसका कटा हुआ सिर वापस जुड़ गया। ये देखकर अद्विका हैरान होकर पीछे हट गई। तभी जितेश एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, आखिर हम सक्सेसफुल हो गए। हाँ 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 हाँ, अब मैं अमर बन गया। नाउ आई एम इमोर्टल, मुझे कोई नहीं मार सकता। पर तभी रक्त सम्राज्ञी ने पीछे से उसके सीने में अपना हाथ डाल दिया और बोली, घंटे का इमोर्टल पगले, ये दवाई सिर्फ एक बार काम करेगी, दूसरी बार नहीं। अगले ही पल जितेश का दिल उसकी पसलियों को फाड़कर बाहर निकल गया और उसकी आंखें बंद हो गई। रक्त सम्राज्ञी ने तुरंत उसके दिल को अपने हाथों से दबाकर नष्ट कर दिया। जितेश अपनी अमर होने की खुशी को ज्यादा देर तक मना भी नहीं पाया। जब उसका सिर काटा गया था उस वक्त रक्त सम्राज्ञी ने उस दवा के असर को कम होते हुए महसूस हुआ था, यानी ये इंजेक्शन सिर्फ एक बार ही असर कर सकती थी, पर यह दवाई बहुत ज्यादा खास थी। इसीलिए अद्विका ने तुरंत आगे बढ़कर उस मेडिसिन का फॉर्मूला ढूंढ निकाला और बाद में उसने एक एक करके सभी बच्चों को चैम्बर से बाहर लाया। फिर उसने एक बार उस चैम्बर को ध्यान से देखा, फिर उसने अपना हाथ आगे किया और उसके ऊपर अग्नि और बिजली के तत्व ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। उसके बाद उसने उन दोनों को एकत्रित करके एक कहीं रिएक्शन को तैयार किया और उस गोले को उस चैम्बर के अंदर फेंक दिया। अगले ही पल पूरा का पूरा चैम्बर उस धमाके में तबाह हो गया। अद्विका चाहे तो उसे ऐसे ही छोड़ सकती थी, पर ऐसी दवाई के एक्सपेरिमेंट के सुराग अगर बाहर पता चल जाते तो कोई और भी इसके ट्रायल्स लेने के लिए उतावला हो जाता। चैम्बर में हुआ धमाका बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से हॉस्पिटल की पूरी इमारत हिल गई। बाहर निकलते वक्त अद्विका ने अपना चेहरा बदल लिया और वह सीढ़ियों से चढ़ते हुए हॉस्पिटल के लॉबी में पहुंच गई। यहाँ अभी भी वो सिक्योरिटी गार्ड्स पहरा दे रहे थे जिन्होंने उसे पकड़कर नीचे लाया था। अद्विका ने बिना रेहम दिखाए उनके सीने में तलवार घुसेड़ दी और उसके बाद उसने बाकी गार्ड्स को भी खत्म कर दिया।
वो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन को तरफ आने लगी और रास्ते में मिल रहे हर उस स्टाफ के उसने हाथ पैर काट दिए तो कुछ को उसने मौत के घाट भी उतार दिया। हॉस्पिटल में उसके आने से हर तरफ अफरा तफरी मच गई, पर अद्विका ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इस वक्त उसे उन लोगों को मारना था जो लोग उसे ले जाते वक्त उसे घृणा से देख रहे थे। उसके पीछे से रक्त सम्राज्ञी ने बच्चों को सुरक्षित बाहर लाया और चाइल्ड केयर यूनिट के बाहर रुके उनके माँ बाप को सौंप दिया और उन्हें वहां उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा था ये साफ साफ बता दिया, जिस वजह से बच्चों के माता पिता ने भी नीचे शोर मचाना शुरू कर दिया था। इधर अद्विका ने उन सभी लोगों को एक एक करके बड़े ही दर्दनाक तरीके से मारना जारी रखा था। हॉस्पिटल के वो नर्सेस और डॉक्टर्स जिन्होंने उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला था उन्हें अद्विका ने मौत से बदतर सजा दे डाली थी। कुछ ही देर में हॉस्पिटल के अंदर मही तबाही की खबरें बाहर फैल गई थी, पर तब तक जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को खोया था उन्हें इसकी खबर पहले लग चुकी थी। एक्सपेरिमेंट की बात भी अब खुलकर सामने आ चुकी थी। इसी वजह से एक तरफ अद्विका लोगों को काट रही थी तो दूसरी तरफ बच्चों के माता पिता ने भी उस हॉस्पिटल के स्टाफ को पकड़ पकड़ कर मारना शुरू किया था। इधर नीतू जो अभी भी शहर में हो रही हत्याओं के बारे में सोच रही थी और परेश हो चुकी थी, उसे जब ये खबर मिली तो उसका दिमाग पूरी तरह घूम गया। वो गुस्से से हॉस्पिटल की जगह पहुंच गई। तभी उसने देखा कि बच्चों के माँ बाप ने पूरा हॉस्पिटल बर्बाद कर दिया है। उन्हें रोकने के लिए नीतू ने 2 बार हवा में फायर कर दिया और गोली की आवाज से लोग तुरंत वहीं के वहीं रुक गए। तभी कुछ छोटे बच्चों को लेकर चेहरे पर थोड़े घाव के साथ अद्विका सामने से आते हुई दिखाई दी। अद्विका को देखकर नीतू ने उसे पहचान लिया। अद्विका ने नीतू को एक्सपेरिमेंट और वो किसके द्वारा किया जा रहा था ये सब कुछ बता दिया, साथ ही नीचे तबाह हुए चैम्बर के बारे में भी बता दिया। तभी नीतू ने पूछा, क्या आपको मालूम है ये किसने किया? ये सुनकर अद्विका सिर्फ मुस्कुराए और बोली, तुम पुलिस वालों को मैं ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी। तुम्हारे डिपार्टमेंट के लोगों ने इस बात को आज तक दबा कर रखा था ना, तो इस बार हम भी तुम्हारे डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं बताएंगे क्योंकि न्याय करने वाला न्याय करके निकल चुका है। मैं तो कहूंगी कि अभी भी समय है, तुम अपने डिपार्टमेंट के लोगों को अलर्ट कर दो वरना हर गली चौराहे पर तुम्हें पुलिस वालों की लाशें बिछी मिलेगी। ये सुनकर नीतू ने अपना सिर झुका लिया। तभी एक मरे हुए बच्चे की मां ने अपने पैरों से चप्पल निकाली और नीतू के मुंह पर फेंककर मरते हुए बोली, जब हमने अपने बच्चे की मौत के बारे में उन्हें बताया तो हमें तुम्हारे लोगों ने धक्के मारकर बाहर निकाला था और अब जब पापियों को सजा मिल गई है तो उस भगवान को तुम यहाँ पकड़ने के लिए आए हो। निकल जाओ यहाँ से वरना इस बार हम लोग इस हॉस्पिटल की तरह तुम्हारे थाने को भी जलाकर राख कर देंगे। नीतू ने ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी के साथ निभाई थी, पर उसकी ईमानदार ड्यूटी उसके डिपार्टमेंट ने लोगों के मसीहा को पकड़ने के लिए लगाई थी। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, पर वो भी क्या कर सकती है। वहीं लगभग 2 घंटे पहले लुकास कॉरपोरेशन के बिल्डिंग में भी कुछ बड़ा हो चुका था। नंदन सालार अपने ऑफिस के अंदर एक वीडियो को बड़े ही गौर से देख रहा था। इस वीडियो में उसने देखा कि अद्विका को बंदी बनाकर उन लोगों ने बांध दिया है। तभी उसके बिल्डिंग के नीचे एक डिलीवरी बॉय उसका मंगाया हुआ खाना लेकर पहुंच जाता है। डिलीवरी बॉय ने जब ढेर सारे सिक्योरिटी वाले और पुलिस वाले लोगों को देखा तो उसने तुरंत नंदन को फोन लगाया, जिस पर नंदन ने उस लड़के को अंदर आने की अनुमति दे दी। जब वह डिलीवरी बॉय ऑफिस के सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने अपने सामने विराज को देखा जो उसे घूरकर देखने लगा। क्या ये डिलीवरी बॉय उस नंदन के लिए खतरा पैदा करने वाला है? क्या शौर्य ही वह डिलीवरी बॉय है? क्या अद्विका ने जो किया उस वजह कोई और भी उस पर नाराज हो जाएगा? H262 डिलीवरी सक्सेसफुल। अद्विका ने एक्सपेरिमेंट चैम्बर और वहां मौजूद सभी डॉक्टर्स को मौत के घाट उतारकर खुद एक पीड़िता बनकर हॉस्पिटल से बाहर आ गई। किसी को भी उसने ये महसूस नहीं होने दिया कि उसने ही ये सब किया था। पिछले कई दिनों से शहर में आए दिन हो रही हत्याओं से पुलिस बहुत परेशान थी, पर शहर की जनता जिसे आज तक न्याय नहीं मिला था वो आज बहुत खुश थी। ऊपर से आज जो अद्विका ने नीतू को जवाब दिया था उससे नीतू को खुद के पुलिस होने पर शर्म आ रही थी। इधर नंदन सेठी के ऑफिस पर विराज खुद उसकी सुरक्षा के लिए रुका था। उसी वक्त एक डिलीवरी बॉय खाना लेकर उस माले पर पहुंच जाता है। उस डिलीवरी बॉय को विराज बड़े ही शक की निगाहों से घूर रहा था। उस डिलीवरी बॉय ने बिना डरे विराज के सामने जाकर कहा, क्या आप नंदन सेठी है? ये सुनकर विराज की भौहें सिकुड़ गई और उसने अपने सीने की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा नाम विराज अग्निहोत्री है और मैं एक पुलिस वाला हूँ। तुम्हें जिससे मिलना है वो अंदर ऑफिस में है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे खाने को चेक करना चाहूंगा।
ये सुनकर वह डिलीवरी बॉय तपाक से बोला, हाँ जरूर सर, आपके डिपार्टमेंट के लोग हर दिन मुझे रास्ते में रोककर मुझसे खाना छीन कर खाते हैं। आपको भी मैं ऐसे ही दे देता हूँ, लीजिए। इतना कहकर उस डिलीवरी बॉय ने खाने का थैला विराज के सामने खोल दिया। विराज को उस लड़के का ताना अच्छे से समझ आया और उसने सिर्फ खाने को खोलकर देखा और उसे अंदर जाने के लिए कहा। वह डिलीवरी बॉय खाना लेकर नंदन सेठी के केबिन में चला गया। नंदन सेठी ने जब डिलीवरी बॉय को अपने सामने देखा तो उसने उससे खाना ले लिया और खाने के पैसे देकर उसने उस डिलीवरी बॉय को वहां से भेज दिया। वह डिलीवरी बॉय भी चुपचाप खाना देकर वहां से निकल गया था। विराज ने फिर भी चेक करने के लिए अंदर जाकर एक बार नंदन से पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर नंदन ने भी ऊंची आवाज में कहा, नो प्रॉब्लम। नंदन खाना खाते हुए अपने मोबाइल पर ध्यान से उस एक्सपेरिमेंट चैम्बर के अंदर हो रही सारी गतिविधियों को देख रहा था। वहीं अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए जब उसने अचानक हवा से एक लाल ड्रेस पहनी लड़की को अंदर प्रकट होते हुए देखा। और फिर उसकी नजर अद्विका के ऊपर पड़ी जिसने खुद को उन रस्सियों से आजाद किया था। धीरे धीरे उसने सारी घटना को ध्यान से देखा पर उसकी आंखें उस वक्त चमक उठी जब जितेश का कटा हुआ सिर वापस जुड़ गया। ये देखकर वह बहुत खुश हुआ था, लेकिन अगले ही पल जब जितेश के सीने को चीरते हुए उस लड़की ने उसका अंत कर दिया, उसकी खुशी निराशा में बदल गई। उसके बाद जो तबाही का मंजर अपने मोबाइल में देखा उसे देखकर नंदन को उल्टी होने लगी। उसने वही बैठे बैठे उस टेबल पर ही उल्टी कर दी और उसके हाथ की खाने की प्लेट नीचे गिर गई। अंदर से आवाज सुनकर विराज तेजी से अंदर आ गया और जब उसने देखा कि नंदन टेबल के ऊपर ही उल्टियां कर रहा है तो विराज तुरंत उसके पास गया, पर तभी विराज की नजर फोन पर चल रहे वीडियो पर गई और उसने तुरंत उन दोनों को पहचान लिया। विराज ने फिर जब ध्यान से देखा तो पाया कि ये घटना किसी तरह के लैब के अंदर हो रही है और वहां कई सारे बेहोश बच्चे भी हैं, तो उसे तुरंत समझ आ गया कि नंदन अपने मोबाइल पर उस सीसीटीवी का एक्सेस लेकर ये सब देख रहा है। विराज ने तुरंत मोबाइल को हिरासत में ले लिया और अपनी बंदूक को नंदन के सिर के ऊपर रखा और बोला, जल्द से जल्द अब इस लैब के बारे में बताना शुरू करो, वरना किसी और के तुम्हें मारने से पहले मैं ही मार दूंगा। नंदन ने ये सुना तो वो तुरंत होश में आ गया और बोला, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस इसे ऐसे ही देख रहा था। ओके, इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और तुम ये मत भूलो कि तुम मुझे यहाँ प्रोटेक्ट करने आए हो, ना कि मेरा इन्वेस्टिगेशन। तो अपनी औकात में रहो ऑफिसर। ये सुनकर विराज ने अपनी बंदूक पीछे ली और उसके मोबाइल को लेकर वहां से बाहर आ गया। नंदन पीछे चिल्लाते रहा पर विराज ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसने उस वीडियो को डीजीपी को भेज दिया। इधर नंदन के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसे क्या करे और क्या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और जब उसने पलटकर पीछे देखा तो उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि उसके पीछे वही डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसने इसे अंदर आते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा था और इस वक्त 23वें माले पर था, तो ये डिलीवरी बॉय अंदर कैसे आया। पर तभी उस डिलीवरी बॉय ने नंदन के सीने में एक बड़ा सिरिंज घुसेड़ दिया। ये एक 100 ml का सिरिंज था। इसके अंदर एक नीले रंग का लिक्विड भरा हुआ था। उस डिलीवरी बॉय ने नंदन को देखकर कहा, तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है ना, तो आज मैं भी तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। इस सिरिंज के अंदर 14 तरह के सांपों का जहर है और मैंने सुना है कि इसे शरीर में इंजेक्ट करने के बाद वह आदमी दुनिया का सबसे जहरीला इंसान बन जाता है और उसके ऊपर किसी और जहर का असर बिल्कुल नहीं होता। चलो आज हम इसे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। इतना कहकर उस डिलीवरी बॉय ने सिरिंज को नंदन के दिल में उतार दिया। कुछ ही देर में नंदन के शरीर का रंग और रूप बदलने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। कुछ सेकंड्स में नंदन की सांसें बंद हो गई। इधर बुरा अभी भी फोन पर सारा नजारा देख रहा था। जब सब कुछ खत्म हुआ तो अद्विका ने उस चैम्बर को आग और बिजली के हमले से तबाह कर दिया और कैमरे का कनेक्शन भी कट हो गया। विराज ने उसके बाद वापस केबी के अंदर जाकर एक बार नंदन पर नजर डाली तो पाया कि नंदन का पूरा शरीर 7 रंगों में चमक रहा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। इसे देखकर विराज ने तुरंत वायरलेस पर सभी ऑफिसर्स को वहां आने के लिए कह दिया और खुद नंदन के बॉडी के पास पहुंचकर उसे जांचने लगा। तभी उसे एक चिट्ठी और एक पेन ड्राइव मिली जिसके ऊपर लिखा था, डिलीवरी सक्सेसफुल। विराज ने उस पेन ड्राइव को देखा और उसकी आंखें चमक गई और फिर उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान छा गई। कुछ देर बाद विराज ने बाहर आए हुए लोगों को देखा और बोला, नंदन सेठी नहीं रहे और ये बात भी सामने आई है कि उनका संबंध शहर में हो रहे बच्चों की मौतों और एक इलीगल एक्सपेरिमेंट से भी है।
इतना कहकर विराज ने सभी पुलिस वालों को साथ लिया और वहां से निकल गया। इधर डीजीपी ने तुरंत सेठी हॉस्पिटल और सालार परिवार के बाकी लोगों को हिरासत में लेने के आदेश दे दिए थे। पर उनकी आंखें तब फैल गई जब उन्होंने सेठी के हॉस्पिटल के अंदर का नजारा देखा। इस हॉस्पिटल के कर्मचारियों को भी बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। पूरा का पूरा सेठी परिवार इस बात से गहरे सदमे में चला गया था। विराज ने अपना काम पूरा किया और मुंबई पहुंच गया। उसने वो पेनड्राइव डीजीपी को दे दिया जिसके अंदर मंत्री, एमएलए, उसके बेटे और सेठी परिवार के लोगों के काले कारनामों को जानकारी थी। साथ ही दूसरे एक स्पेशल फोल्डर के अंदर उन पुलिस वालों की लिस्ट थी जिन्होंने शहर के अंदर इस जुर्म को पनपने दिया था। डीजीपी ने इस लिस्ट की प्रिंटआउट निकाली और तुरंत नीतू चंद्रा के पास भेज दिया। जब नीतू ने वो लिस्ट देखी उसका दिमाग और भी ज्यादा घूम गया था, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर इन ऑफिसर्स और उनके गुनाहों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया था। ऊपर से उसके मोबाइल पर एक सेपरेट अटैचमेंट फाइल आई थी जिसके अंदर इनके खिलाफ पूरे और पक्के सबूत भी थे। ये लिस्ट लगभग वहां मौजूद सारी पुलिस फोर्स को कवर कर रही थी। अब नीतू के भी हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। तभी उसका फोन बजा और डीजीपी ने दूसरी तरफ से कहा, मिस नीतू चंद्रा, मैं आपको 10 दिनों की मोहलत देता हूं। आपको इन सभी दोषियों को अपनी ड्यूटी ठीक से ना निभाने के लिए कड़ी से कड़ी सजा देनी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो उसके बाद आप अपनी ट्रांसफर लेने के लिए यहां आ जाना। डीजीपी की कड़ी वार्निंग सुनकर नीतू भी सहम गई। उसे अभी भी शहर में हो रही हत्याओं के पीछे का मास्टरमाइंड नहीं मिला था, पर अब उसे इन दोषी पुलिस वालों को सबक सिखाने का अलग से ऑर्डर मिला था। वहीं दूसरी तरफ अद्विका, जिसने बच्चों को बचाया था, वो लोगों के लिए एक हीरो बन गई थी। लोगों ने इसे बहुत सारे आशीर्वाद दिए और उसके बहादुर की बहुत सारी सराहना की। जब शाम को अद्विका घर पर पहुंची तो उसने देखा कि घर एकदम खाली था और सिर्फ शौर्य कैच में खाना बना रहा था। अद्विका चुपके से उसके पीछे गई और उसे कसकर गले लगाते हुए बोली, पतिदेव, आपको कैसा लग रहा है इस इतने बड़े नेक्सस को खत्म करके? ये सुनकर शौर्य पलट गया और अद्विका की नाक को छूते हुए प्यार से बोला, मेरी जान, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर इस शहर में एक और समस्या है जिसे हमने अभी तक खत्म नहीं किया। ये समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये लड़कियों से संबंधित है। ये सुनकर अद्विका के एक्सप्रेशन सख्त हुए और बोली, लगता है मुझे कोई और नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी। ये सुनकर शौर्य ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम इस बार सिर्फ मुझे मेरी अर्धांगिनी बनकर साथ दो। इस काम के लिए तुम्हारा रोल बाद में होगा, पर इस बार तुम और रक्त सम्राज्ञी बहुत खुश हो जाओगी। ये सुनकर अद्विका किसी छोटी बच्ची की तरह शौर्य के गोद में सिमट गई। शौर्य ने जब अद्विका को उसकी बाहों में महसूस किया तो उसके हाथ दगा दे जाती और उन्होंने धीरे धीरे अद्विका के शरीर पर घूमना शुरू कर दिया। अद्विका भी शौर्य के इरादों को भांप गई और बोली, लगता है आपको हमारे 5वें बच्चे की तैयारी करनी है। ये सुनकर शौर्य बोला, तुमने एकदम सही पकड़ा है, मैं भी अब यही सोच रहा था। ऐसा कहकर शेर ने अद्विका को अपनी गोद में उठा किया और बेडरूम के अंदर ले गया। दूसरे दिन सुबह सुबह सिस्टम ने शौर्य के दिमाग में शोर मचाना चालू कर दिया। होस्ट, ये देखो, तुम्हारे पुण्य का ग्राफ काफी ऊपर चला गया है। ये सुनकर शौर्य ने अपनी आंखों को धीरे से खोल दिया। उसने अपने सामने लगे पाप और पुण्य के पैनल को देख लिया था। पाप का स्तंभ 0 पर था तो पुण्य का स्तंभ, जो पहले 20% के आसपास था, वो अब 35% को पार कर गया था। शौर्य इसे देखकर बहुत खुश हो गया, पर तभी सिस्टम बोली, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये ग्राफ 40 से ऊपर जाना चाहिए था, पर ये 35 पर ही रुक गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सुनते ही शौर्य के दिमाग की बत्ती जली और वो बोला, सिस्टम, मैंने तुम्हें ब्रह्मदेव की दी हुई गोली देना भूल गया था। 1 मिनट, तुम इसे खा लो। मुझे लगता है इसकी वजह तुम्हें कोई नई शक्तियां मिल सकती है। ये सुनकर सिस्टम इंसानी रूप में उसके शरीर से बाहर आए और अपना हाथ आगे करते हुए बोली, जल्दी दो, मुझे ऐसे कम ज्ञान होने से बहुत बुरा लगता है। मैं तुरंत खुद के ज्ञान को बढ़ाना चाहूंगी। ये सुनकर शौर्य ने वो गोली रिंग से बाहर निकाली और सिस्टम के हाथ में दे दी। सिस्टम ने भी उसे पकड़ा और मुंह में डाल लिया। अगले ही पल सिस्टम का शरीर वहां से गायब हो गया और सामने की स्क्रीन पर लिख कर आया, इंस्टॉलिंग न्यू अपडेट्स। टाइम रिमेनिंग फॉर न्यू अपग्रेड 23 घंटे 59 मिनट 45 सेकंड। ये देखकर शौर्य को तुरंत मालूम हो गया कि ये सिस्टम इस बार अगले 24 घंटों के लिए अपग्रेड मोड पर चली गई है। कुछ देर बाद अद्विका और शौर्य दोनों भी तैयार हो गए।
आज अद्विका के पास करने के लिए कुछ नहीं था तो शौर्य ने उससे एक जगह पर जाकर थोड़ी छानबीन करने के लिए बोला। इस शहर में डांस क्लब्स और पब्स पर पाबंदी लगाई गई थी, पर आज भी यहाँ कुछ पब्स और क्लब्स चोरी चोरी चल रहे थे और इन धंधों के पीछे कुछ लोकल लोगों का हाथ था। इनका भी अपना एक नेक्सस था और इस बार ये नेक्सस शौर्य की नजरों में बैठ गया था। आज शौर्य तैयार होकर अपने कॉलेज की ओर निकल गया। कॉलेज के अंदर आते ही उसकी मोटी मूंछों और ट्रिम दाढ़ी की वजह से उसे गेट पर ही कुछ गुंडों की तरह दिखने वाले लड़कों ने रोक दिया और बोले, ओ अंकल किधर चले, पहले हमसे अपना परिचय भी करवा लीजिए। ये सुनकर शौर्य थोड़ा सहमते हुए उनके पास आ गया और बोला, सर मुझे जाने दीजिए, ये मेरा कॉलेज का पहला दिन है और मेरा ट्रांसफर यहाँ मुंबई यूनिवर्सिटी से हुआ है। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपसे फिर कभी निपटूंगा, मतलब मिलूंगा। ये सुनकर एक लड़का गुस्से से बोला, क्या बोला तुमने, तू हमसे निपटेगा? अंकल तेरी मूंछों की कसम, अगर हमने चाहा कि तू आज यहीं पर दिन भर रहेगा तो कोई भी आकर तुम्हारी मदद करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो सोच कि अभी भी हमसे पहले हमारे सवालों के जवाब देने हैं या हमेशा के लिए घर पर बैठना है। ये सुनकर शौर्य और भी ज्यादा डरते हुए बोला, सर प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। शौर्य ने बड़ी ही मासूमियत के साथ ये कहा। तभी कॉलेज के गेट से एक लड़की अंदर आई। उसका सिर झुका हुआ था और वो किसी को भी बिना दिखे चुपचाप अंदर जाने लगी। तभी उन लड़कों की नजर उस लड़की के ऊपर पड़ी और एक टपोरी लड़का उसके सामने गया और उसे रोकते हुए बोला, अरे रोहिणी भाभी जी प्रणाम, आज आप हमारे भाई से बिना मिले ऐसे कैसे जा रही है? अभी हमारे भाई ने आपके साथ सुहागरात भी नहीं मनाई है। ये सुनकर उस लड़की ने अपनी आंखों पर लगा चश्मा एडजस्ट किया और गुस्से से बोली, जरा तमीज से बात करो हमसे, वरना हम तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से कर देंगे। और हाँ, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि शहर में शुरू भैरव आए हुए हैं और तुम जैसे गुंडों को सीधा यमराज के पास पहुंचा भी रहे हैं, तो जरा सोच लो और संभल जाओ। ये सुनकर उस लड़के ने तिरछी मुस्कान दी और बोला, वो गंजा हमें सबक सिखाएगा? अरे कल ही तो हमने उसे भी तो रोका था, बेचारा बच्चे की तरह रो रहा था हमारे भाई के आगे। अब चुपचाप हमारे साथ चलो और भाई से गुस्ताखी की माफी मांगो। उस लड़की ने 2 कदम पीछे लिए, मगर वो लड़का कहाँ उसे जाने देने के मूड में था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ में उस लड़की का दुपट्टा आ गया। उसने उसे जोर से अपनी तरफ खींचा, जिस वजह से वो लड़की तेजी से उसकी तरफ लपक गई, पर जैसे ही वह लड़का उस लड़की को अपनी बाहों में पकड़ने वाला था, उसी वक्त अचानक कहीं से एक कंकड़ आकर उसके सिर के आर पार हो गया और वो लड़का वहीं अपनी जान गंवा कर गिर गया। अब ये क्या हुआ उस लड़के के साथ? क्या इसके पीछे शौर्य का हाथ था? क्या शौर्य कॉलेज में फैली इस अराजकता को साफ कर पाएगा? क्या कॉलेज प्रशासन शौर्य के साथ खड़ा होगा? क्या इन कॉलेज के गुंडों के भी कोई बड़े गॉडफादर पर्दे के पीछे छिपकर ये सब करवा रहे हैं? CH 263 पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप। कॉलेज के गेट पर एक लड़के की लाश गिरी हुई थी। उसके सामने एक चश्मिश लड़की खड़ी थी जो डरकर कांप रही थी। वहीं पर कुछ दूरी पर लड़कों का एक समूह इस नजारे को देखकर हैरान था। अभी तो वो लड़का उस लड़की को अपनी बाहों में पकड़ने वाला था और अगले ही पल वो लाश बनकर नीचे लेट गया। ये कैसे हुआ? क्यों हुआ? किसने किया? ये सारे सवाल उन लोगों के मन में आने लगे, पर उनकी बगल में खड़ा शौर्य अपनी मूंछों पर ताव देते हुए इस नजारे को देख रहा था और मंद मंद मुस्कुराए जा रहा था। उन लड़कों के झुंड ने उस लाश बने लड़के की तरफ दौड़ लगा दी और अब उन्होंने शौर्य को छोड़ दिया था। शौर्य ने रोहिणी को देखा और उसे यहाँ से चले जाने का इशारा कर दिया। रोहिणी भी वहां से चुपचाप निकल गई। वहां कॉलेज के एक भी आम स्टूडेंट ने मुड़कर भी उस लड़के को नहीं देखा। कुछ लड़कियों ने ये भी कहा, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि एक और गंदी नाली का कीड़ा गायब हो गया। कुछ दिनों पहले उस प्रकाश के 5 लड़के उस गली में मरे पड़े मिले थे, आज ये भी उनके साथ मिल गया। लगता है ये काम भी शुरू भैरव का है। कॉलेज प्रशासन भी तुरंत हरकत में आ गया और इस बात की छानबीन करने के लिए उन्होंने पुलिस को बुला लिया। इस बार उस इलाके का SHO यहाँ छानबीन करने आया हुआ था। उसने आते ही उन लड़कों से मुलाकात की मानो वो लोग उसके अपने लोग हैं। फिर लाश की अच्छे से जांच की और बोला, इसे भी किसी ने ऐसे ही मारा है। लगता है कोई तुम लोगों का दुश्मन यहाँ अंदर आ चुका है। भाई से कहकर यहाँ लड़कों की संख्या बढ़ा देना ताकि कोई ऊंच नीच हो तो वो लोग तुम्हारी मदद के लिए अंदर आ जाएंगे। ये सुनकर उन लड़कों का लीडर वंश पाटिल आगे आया। सने उस ऑफिसर से कहकर इस मामले की जांच ठीक से करने के लिए कहा। उस ऑफिसर ने भी उसे जांच ठीक से करने का वचन दिया और एक एक स्टूडेंट से पूछताछ करने लगा।
पुलिस को देखकर पूछताछ के दौरान बच्चों ने कई बार ये बताया कि ये लड़का एक गुंडा था और आते जाते लड़कियों को छेड़ता था, तो उस ऑफिसर उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और सिर्फ कातिल के बारे में पूछना शुरू किया। तभी उन गुंडों में से एक ने शौर्य का भी नाम लिया। उस ऑफिसर ने शौर्य को भी एक आई विटनेस की तौर पर बुला लिया। शौर्य ने भी जो देखा वही बताया, कुछ नया नहीं। उसने भी यही कहा कि ये लड़का उस लड़की के इज्जत पर हाथ डाल रहा था, इसीलिए बेमौत मारा गया। ऑफिसर को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो शौर्य से गुस्से से बोला, वो कोई गली का कुत्ता नहीं था जो बेमौत मारा जाए। मुझे सिर्फ ये बता कि तुमने कातिल को देखा या नहीं। ये सुनकर शौर्य ने बड़े आराम से कहा, ये तो शूरभैरव ने कराया होगा। आपको तो पता है कि वो पापियों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही रुकता है। ये सुनकर वो ऑफिसर तिलमिला उठा, पर तभी उसकी नजर वहां आई रोहिणी पर पड़ी। उसने रोहिणी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर वंश को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वंश भाई इस बार अच्छा आइटम सेलेक्ट किया है, मन भर जाए तो हमें भी बुला लेना। ये शब्द शौर्य के कानों पर साफ सुनाई दिए। अगले ही पल शौर्य की मुठ्ठियां भींच गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने तुरंत आगे बढ़कर उस पुलिस वाले की कॉलर को पकड़ा और उसकी कमर में लगी रिवॉल्वर को निकालकर उसके शरीर में 6 की 6 गोलियां उतार दी। शौर्य हर एक गोली के बाद बोल रहा था, वो तुझे आइटम दिखती है। पर ये सब शौर्य के दिमाग के अंदर ही चल रहा था। उसने अपने गुस्से को थोड़ा और दबा दिया। वो आते ही कॉलेज के अंदर रक्तपात नहीं करना चाहता था। उस पुलिस वाले ने बाद में बड़ी ही बदतमीजी से रोहिणी के साथ पूछताछ की और फिर वहां से निकल गया। उसके जाते ही शौर्य भी गायब हो गया। जब उस पुलिस वाले की गाड़ी सुनसान जगह पर पहुंच गई तो अचानक उनके गाड़ी के सामने एक साया आया। उसने आते ही पहले गाड़ी में बैठे कांस्टेबल्स को बेहोश कर दिया। फिर वह साया उस ऑफिसर के सामने आ गया। इस पुलिस वाले ने अपनी बंदूक निकली और उसे चलने की कोशिश की, पर उससे पहले ही उसका हाथ मुड़ गया और उस बंदूक के अंदर की 6 के 6 गोलियां उस ऑफिसर के शरीर में उतार दी। उसके बाद उस साये ने धीरे धीरे उस पुलिस वाले की वर्दी उतार दी और उसे बिना कपड़ों के रस्सी से बांधकर पास ही के पेड़ के ऊपर टांग दिया और उसके गले में एक छोटा बोर्ड टांग दिया और उसके ऊपर उसके ही खून से लिख दिया, कॉलेज के गुंडों का पालतू कुत्ता, इसे जीने का कोई हक नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद वह साया वापस हवा में गायब हो गया। जब नीतू को ये बात पता चली तो वो भी यहाँ पहुंच गई। उसने उस बोर्ड पर लिखी लिखावट को तुरंत पहचान लिया और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। ये लिखावट उसी शूरभैरव की थी और ये पुलिस वाला उसके लिस्ट में पहले नंबर पर था और आज उसका काम तमाम हो चुका था। नीतू ने तुरंत डीजीपी को फोन लगाया और सारी बात साफ साफ बता दी। दूसरी तरफ से डीजीपी बोला, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, पर अब याद रखना तुम्हारे ये पुलिस वाले और उस कॉलेज के अंदर पल रहे वो माफिया के पिल्ले अब नहीं बचने वाले। तो अब मैं चाहूंगा कि तुम बस इसे देखते रहो और कोई एक्शन मत लेना। वो भी तुमसे यही चाहता होगा। ये सुनकर नीतू का चेहरा उतर गया। इससे डीजीपी ने साफ साफ कह दिया कि वो अब चुपचाप इस तबाही को होते हुए देखे और कुछ भी ना करे। ये उसके वर्क एथिक्स के खिलाफ था, पर वो भी अच्छे से जानती थी कि उसके लोगों ने गुनाहगारों को हमेशा सपोर्ट किया और कमजोर लोगों को उनके सामने झुकाने में मदद की थी। जब नीतू ने थोड़ी छानबीन की तो उसे पता चला कि वो पुलिस वाला कॉलेज में हुई उस लड़के के अकस्मात मौत पर काम कर रहा था। नीतू ने तय किया कि वो जाकर देखेगी कि क्या कॉलेज में उस पुलिस वाले ने कुछ किया है या इसका संबंध किसी और चीज से है। केस की छानबीन करने नीतू कॉलेज के अंदर पहुंच गई। उसके साथ 2 लोकल कांस्टेबल्स भी थे। अंदर आते ही नीतू ने देखा कि कॉलेज के हर कोने में गुंडे और बदमाश लोगों ने अपने अड्डे बनाए थे और वो लोग अति जाति लड़कियों को छेड़ रहे थे। कुछ तो इतने बहादुर थे कि उन्होंने नीतू को भी नहीं छोड़ा और उसको भी उन्होंने छेड़ना शुरू किया। नीतू का गुस्सा आसमान तक जा पहुंचा और उसने इन्वेस्टिगेशन को बगल में रखा और अपने कांस्टेबल से डंडा लिया और उन लड़कों को मारने चली गई। पर उसके साथ आया एक भी कांस्टेबल उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। नीतू ने जब उन्हें पीटने के लिए डंडा मारना चाहा तो एक गुंडे ने आगे आकर बड़ी ही बदतमीजी से उसका डंडा हवा में ही पकड़ लिया और उसे चिढ़ाते हुए बोला, मैडम तुम जैसी आइटम अगर आज रात मिल जाए तो मैं हवालात की हवा खाने के लिए भी तैयार हूँ। बस एक बार मैं तुम्हारा स्वाद चखना चाहूंगा। इतना कहकर उस गुंडे ने डंडे को नीतू के हाथ से झटका देकर छीन लिया। उसके बाद उसने नीतू के पास जाने की कोशिश की तो नीतू ने उसे एक घूंसा जड़ दिया, पर उस गुंडे को कोई चोट नहीं लगी। उस गुंडे ने आगे बढ़कर नीतू के कमर में हाथ डाला और उसे अपनी बाहों में भरकर चूमने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक वहां किसी के ताली बजाने की आवाज आई।
उस लड़के ने भी खुद को रोक लिया और उस तरफ देखने लगा। वहां शौर्य खड़ा था और वो मुस्कुराते हुए नीतू को ही देख रहा था। उसने थोड़ा हंसते हुए कहा, नीतू मैडम, इस कॉलेज के अंदर ये गुंडे आए दिन लड़कियों की इज्जत पर हाथ डालते हैं। अगर आज आपकी भी इज्जत उतार गई तो भी आपको कोई नहीं बचाएगा। और हाँ, आपकी कमर पर लगी बंदूक आपको सिर्फ दिखाने के लिए दी गई है, इसीलिए आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब यहाँ आए हो तो लूट कर चली जाओ। शौर्य की बातों में उपेक्षा थी। उसने उसे याद दिलाया कि वो एक पुलिस वाली है और ये गुंडे उसकी इस मर्यादा को भी नहीं मान सकते, यानी वो मरने के हकदार है। नीतू ने अपने दांत पिसे और अपने घुटने से उस गुंडे के पैरों के बीच वार कर दिया और उस खुद से दूर करके अपनी बंदूक निकाली और उसके सिर पर लगा दी। पर वह गुंडा काफी तेज था, उसने एक झटके से नीतू के हाथ की गन नीचे गिरा दी। बंदूक गिरते ही नीतू हैरान हो गई, पर इस वक्त बंदूक शौर्य के पैरों में आकर गिर गई और शौर्य के अंदर दबा हुआ क्रोध फूट पड़ा। अगले ही पल शौर्य ने बंदूक उठाई और उसे बड़े ही स्टाइल से अनलॉक किया। उसके बाद उसने इसे हाथों से कॉक किया और बंदूक का निशाना उस गुंडे के सिर पर साध दिया और गोली चला दी। उस गुंडे का सिर तरबूजे की तरह फट गया। लेकिन शौर्य वहां रुका नहीं, उसने आगे बढ़कर उस गुंडे के साथियों पर निशाना लगाया और एक के बाद एक गोलियां चलाने लगा। शौर्य किसी हॉलीवुड के हीरो की तरह एक गोली और एक सिर के हिसाब से गुंडों को दिन दहाड़े जान से मारे जा रहा था। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सारे गुंडे शौर्य से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी कि शौर्य अचानक बंदूक हाथ में आते ही वायलेंट हो जाएगा। एक ही समय में शौर्य ने 18 गुंडों की लाशें बिछाई थी। जब मैगजीन खाली हुई तो उसने बंदूक नीतू की तरफ उछाल दी और बोला, लो, मैंने गुंडों को अब सबक सिखा दिया है। अब आप जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो काम कर सकते हैं। नीतू, जिसने अभी अभी जो देखा उसे अपने दिमाग के अंदर हैरान होकर प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी। उसके सामने खड़े होकर इस लड़के ने लगभग 18 गुंडों को खत्म कर दिया और बाकी गुंडों को कॉलेज से भगा दिया। जब ये लड़का गोली चला रहा था उसकी स्टाइल एकदम हटके थी और उसका निशाना दौड़ते हुए गुंडे के सिर को भी भेद सकता था। इसका मतलब एक ही हो सकता था कि ये लड़का कोई आम लड़का हो ही नहीं सकता था। नीतू ने जैसे तैसे होश संभाला और अपनी बंदूक को शौर्य के ऊपर तान दिया। शौर्य ने तुरंत हाथ ऊपर किए और बोला, हाय रे ये जमाना, मैंने अभी अभी आपकी इज्जत बचाई है और उसके लिए आप मुझ पर ही बंदूक तान रही है। वैसे भी आपकी बंदूक अभी खाली है। इतना कहकर उसने वापस हाथ नीचे किए और बोला, आज इन गुंडों को मैंने नहीं अपने मारा है और आज आप बाहर भी यही स्टेटमेंट दोगी। अगर आपने ये बताया कि इन्हें मैंने मरा है तो लोग तुम्हारी काबिलियत पर शक करेंगे। और हाँ, वैसे भी इन मरे हुए लोगों ने आज तक कई लड़कियों को मारा है तो इनमें से एक भी दूध का धुला नहीं था। इनके साथ आपके कई पुलिस वाले भी मिले हुए हैं, जैसे कि आपके साथ आए हुए कांस्टेबल भी। जब शौर्य ने ये कहा तो नीतू ने मुड़कर देखा तो उसके साथ से कांस्टेबल्स कोने में दुबक कर खड़े थे। ये देख नीतू को खुद पर और भी अधिक गुस्सा आने लगा। तभी शौर्य ने नीतू के पास पड़ा हुआ पुलिस का डंडा उठाया और धीरे से नीतू से बोला, अगर ऑन ड्यूटी कोई पुलिस वाला शहीद हो जाता है तो सरकार उसे इनाम भी देती है और उस केस की अच्छे से छानबीन भी करती है, तो कैसा रहेगा अगर आपके ये निकम्मे कांस्टेबल शहीद हो जाए तो। इतना कहकर शौर्य ने बिजली की रफ्तार से हाथ के डंडे के 2 टुकड़े कर दिए और दोनों टुकड़ों को उन कांस्टेबल के सीने में उतार दिया। अब तो नीतू के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो अपनी जगह पर नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, पर वो शौर्य के सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी। कॉलेज के अंदर जो हुआ वो किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि जब शौर्य गोलियां चला रहा था उस वक्त हर कोई वहां से भाग चुका था। नीतू ने थरथराते हुए हाथों से अपना फोन निकाला और डीजीपी को फोन लगाया। उसके बाद उसने डीजीपी को वैसा ही बताया जैसा शौर्य ने उसे कहा था। ऊपर से 2 कांस्टेबल भी मारे जाने की खबर उसने डीजीपी को दे दी। डीजीपी भी इस बात से हैरान हो गया कि कॉलेज के अंदर गुंडों का इतना बड़ा अड्डा कैसे हो सकता है। उन्होंने तुरंत इस पर कार्यवाही करते हुए शहर के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन है वहां के सभी पुलिस वालों को रातों रात बदलने की ऑर्डर्स दिए। साथ ही साथ उनकी जगह पड़ोस के शहर यानी मुंबई से नई टीम और नए पुलिस वालों को यहां ट्रांसफर कर दिया। नई टीम के अंदर 2 पुलिस कमिश्नर थे और 4 एसीपी भी शामिल थे। इन्हें डीजीपी ने साफ ऑर्डर दिए कि 2 दिनों के अंदर कॉलेज के अंदर बैठे गुंडों को खदेड़कर बाहर कर दे। अगर कोई ना माने तो उन्हें वहीं पर खत्म कर दे। साथ ही नीतू को भी वापस मुंबई हेड ऑफिस बुला लिया गया। शहर के कॉलेज में हुए हत्याकांड की खबर हर तरफ आग की तरह फैल गई।
पहले ही पूरे शहर में लोग आए दिन होने वाली हत्याओं से थोड़े घबराए हुए थे, पर जैसे ही कॉलेज के अंदर घटी इस घटना की जानकारी उन्हें मिली, वो लोग और भी ज्यादा सख्ते में आ गए। यही हाल उन गुंडों के सरगनाओं का था। इन गुंडों के मरने के बाद वो सभी लोग शौर्य को ढूंढने में लग गए थे। क्योंकि शौर्य एक नया स्टूडेंट था तो उसकी जानकारी कॉलेज के अंदर मौजूद नहीं थी। उन गुंडों को मालूम चल गया था कि उनके आदमियों को शौर्य ने ही मारा है, भले ही नीतू ने मीडिया में उनकी हत्या की जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी। पूरे शहर में पूरी रात गुंडों की गाड़ियां रास्ते पर उद्यम मचाती रही। कई जगहों पर उन्होंने रास्ता बंद करने की कोशिश की तो कुछ जगहों पर दुकानें जलाई गई। ऊपर से लोकल पुलिस ने उन्हें ये सब करने से रोकने की कोशिश भी नहीं की। पूरी रात शहर में तबाही मची थी, पर शौर्य ने भी ये सब चुपचाप देख और उन गुंडों को अपने दिमाग में फिट कर लिया, क्योंकि जब वो शिकार पर निकलेगा तो वो इन्हें अच्छे से उनके कर्मों का फल दे देगा। पूरी रात शौर्य ने इस बात का ध्यान रखा कि किसी मासूम की इसमें जान ना चली जाए। क्या इन गुंडों का नेक्सस मार्तन सालार के नेक्सस से भी बड़ा था? क्या इन गुंडों के पीछे किसी एक गिरोह का हाथ है? कौन है इनके पीछे? क्या आने वाली नई टीम इनके खिलाफ कोई एक्शन ले भी पाएगी या नहीं? CH 264 कॉलेज और अंडरवर्ल्ड। शौर्य जिस छोटे शहर के अंदर आया हुआ था वो असल में छोटा नहीं था। बस वो मुंबई से थोड़ा छोटा था, पर इसकी आबादी भी लगभग मुंबई जितनी थी। आज पूरा शहर हाई अलर्ट पर था और पूरे शहर में धारा 144 लगी हुई थी। DGP ने भेजी हुई टीम इस मामले की गहराई से जांच में लगी हुई थी। इधर शौर्य अपने हर दिन के हिसाब से आज काम पे ना जाकर कॉलेज आया हुआ था। कॉलेज जिन लोगों ने उसे अंधाधुंध गोलियां चलते हुए देखा था वो लोग अब उससे थोड़ा दूर हो गए थे। पर कॉलेज के अंदर इस वक्त पुलिस का सख्त पहरा था, जिस वजह से इन गुंडों को शौर्य के खिलाफ कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा था। पर कहते हैं ना, कुछ नादान परिंदे ऐसी पुलिस और उनके घेरे को नहीं मानते। उनमें से एक गैंग था डेविड का गैंग। डेविड सुरवे यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन का नेता था। उसने एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के मदद से कॉलेज के अंदर स्टूडेंट यूनियन को बनाया था और उसका इस्तेमाल करके उसने अपनी एक गैंग भी तैयार की थी। डेविड गैंग ज्यादातर कॉलेज के अंदर लड़कों और लड़कियों को परेश करने में, उन्हें कॉलेज में ना बैठने देने में और कभी कभी लड़कियों के साथ उनके हॉस्टल में घुसकर जबरदस्ती करने में भी आगे थी। कल जिस लड़के ने नीतू के ऊपर हाथ डाला था वो भी डेविड के गैंग से ही था। जब इन लोगों को पता चला कि शौर्य कॉलेज में आया हुआ है तो उन्होंने उसे उठने का प्लान बनाया और सीधा कॉलेज के अंदर आकर शौर्य को घेर लिया। जो पुलिस वाले इस वक्त ऑन ड्यूटी थे वो लोग कुछ एक्शन ले पाते उससे पहले ही उन लोगों ने शौर्य को उठा लिया और उसे लेकर कॉलेज से बाहर चले गए। शौर्य भी आज डेविड का दी एंड करना चाहता था, तो वो भी उनके साथ जाने के लिए तुरंत मान गया। पुलिस को अभी तक ये नहीं पता था कि उन गुंडों को मारने वाला कॉलेज का एक स्टूडेंट था, तो उन्हें लगा कि इन गुंडों ने उनके ही किसी साथ को उठा लिया होगा। उन्होंने इस बात को पूरी तरह इग्नोर किया और अपने काम में लग गए। इधर उन गुंडों ने शौर्य को कॉलेज से थोड़ी दूरी पर एक ऑफिस पर लाया था। शौर्य भी आराम से उनके साथ यहाँ पहुंच गया और उनके पीछे अंदर चला आया। अंदर एक 25 साल का लड़का मुंह में सिगरेट पकड़कर शौर्य को गुस्से से देख रहा था। उस लड़के ने अपना हाथ टेबल पर पटका और गुस्से से सिगरेट को शौर्य की ओर थूककर बोला, साले तेरी ये हिम्मत कि तू मेरी एरिया में आकर मेरे ही लड़कों को ठोकेगा? लगता है तुझे मेरी दहशत नहीं मालूम। तभी शौर्य ने भी टेबल पर रखे सिगरेट के पैकेट से सिगरेट निकाली और अपने मुंह में रखा। उसने अपनी उंगली को सिगरेट के आगे किया। शौर्य की हरकत देखकर सभी लड़के उसके ऊपर हंसने लगे, पर अगले ही पल उनकी हंसी अचानक बंद हो गई क्योंकि शौर्य के उंगली से एक लाल आग की लपट निकल रही थी। शौर्य ने फिर उस लड़के की ओर देखा और बोला, मैं इस शहर में सिर्फ इसीलिए आया हूं ताकि तुम जैसे पापियों को और तुम्हारे ऊपर बैठे उन सरगनाओं को उनके अंजाम तक पहुंचा सको। लोग मुझे अब एक अलग नाम से पहचानते हैं। हाँ, मुझे याद आया, वो मुझे प्यार और सम्मान के साथ शुरू भैरो कहते हैं। शौर्य ने ये कहा और अपनी उंगली पर जल रही लपट को बगल में खड़े लड़के के ऊपर झटक दिया और अगले ही पल वह लड़का आग से घिर गया और चीखते चिल्लाते हुए राख में तब्दील हो गया। वहां खड़े बाकी लड़के तुरंत पीछे हटकर दीवार से सटकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था, पर अभी भी डेविड को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। उसने हंसते हुए कहा, तुम जो कोई भी हो, तुम मेरे साथ पंगा नहीं ले सकते। मैं स्टूडेंट यूनियन का लीडर हूं और मेरे एक इशारे पर मैं पूरे शहर को जलाकर राख कर सकता हूं।
ये सुनकर शौर्य ने हाथ में एक और आग की लपट प्रकट की और बोला, हाँ मालूम है, बाप को मत सिखा, पर तुझे ये मालूम है कि मैं इस एक चिंगारी से तुझे जलकर अभी यहाँ भस्म कर सकता हूँ। शौर्य के सवाल पर डेविड ने टेबल के नीचे से हाथ बाहर निकाला और उसके हाथ में एक बरेटा 99 पिस्तौल थी। उसने बिना रुके शौर्य पर धड़ाधड़ गोलियां चला दी, पर उसके सामने शौर्य बैठा था जिसे ये गोलियां कभी छू भी नहीं सकती थी। डेविड ने चलाई हुई एक भी गोली शौर्य को नहीं लगी। तभी शौर्य ने मुस्कुराते हुए उसके डर से भरे चेहरे को देखा और बोला, बेटा डेविड, मैंने बोला ना कि मैं तेरा बाप हूं और बाप के सामने ज्यादा शानपटी नहीं दिखाने का। तभी डेविड ने अपने हाथ ऊपर किए और घबराते हुए बोला, मेरे पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है। वो लोग उस मिनिस्टर मार्टन की तरह बिल्कुल नहीं है। वो लोग इतने खतरनाक हैं कि तुम्हें इस दुनिया के किसी भी कोने से निकालकर खत्म कर देंगे। ये सुनकर शौर्य हंसने लगा और बोला, लगता है तेरे पास कुछ राज है जो मेरे काम आएंगे। इतना कहकर शौर्य ने पहले अपना हाथ डेविड के सिर के ऊपर रखा और उसकी मेमोरी जांची, फिर अपनी 2 उंगलियों को उसके सामने किया। अगले ही पल डेविड के राइट साइड पर एक बड़ा छेद बन गया, उसके बाद उसके लेफ्ट साइड पर एक बड़ा चीर बन गया। डेविड हैरानी से शौर्य की खाली उंगलियों की तरफ ही देख रहा था और उसकी जान उसके शरीर से निकल गई। वो बेचारा तो यही सोचते हुए मारा गया कि उसे आखिर किस चीज से मारा गया। उसके बाद शौर्य ने आराम से टेबल पर गिरी हुई डेविड की बंदूक उठाई और उसके अंदर की मैगजीन निकाली और अपने रिंग से दूसरी मैगजीन निकलकर उसके अंदर डाल दी। फिर शौर्य ने आराम से ही वहां मौजूद गुंडों को एक के बाद एक किसी टारगेट प्रैक्टिस के डमीज की तरह तोड़ दिया। शौर्य एकदम आराम से टहलते हुए, भागते बिलखते, चीखते चिल्लाते हुए गुंडों को ठोक रहा था। उसकी आंखों में कोई दया और माफी नहीं थी। अगले 10 मिनट में पूरा डेविड गैंग निपट गया था। जब शौर्य बाहर आया तो उसने पश्चिम दिशा की ओर देखा और बोला, लगता है इसका नेटवर्क सच में मिनिस्टर मार्टन से बड़ा है। यही सोचते हुए शौर्य वापस कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ। जब वो अंदर आया तो बाकी स्टूडेंट्स उसे बड़े ही हैरानी से देख रहे थे। आज पूरे शहर में धारा 144 लगी थी, इस वजह से संचार के सारे माध्यम बंद थे। जब दोपहर तक कॉलेज के अंदर नया कुछ नहीं हुआ और किसी और गैंग ने कॉलेज के अंदर कदम नहीं रखा तो पुलिस का पहरा थोड़ा शिथिल हो गया। साथ ही धीरे धीरे सारे संचार सुचारू रूप से शुरू हुए। पर जैसे ही सभी के फोन पर सिग्नल वापस आया, वैसे ही उन्हें पता चला कि डेविड गैंग को किसी ने आज उनके ऑफिस के अंदर जाकर निपटा दिया है। इधर डेविड गैंग के खात्मे से बाकी गैंग वाले इतनी चिंता में नहीं थे, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से मालूम था कि असली गैंगस्टर्स तो आज बाहर ही नहीं निकले हैं। असल में कॉलेज के अंदर कई छोटी मोटी गैंग सक्रिय थी, पर उनमें सिर्फ 4 गैंग ही सबसे पावरफुल गैंग थी। इन गैंग्स की ताकत इतनी थी कि वो चाहे तो यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स को भी हिला सकते थे। इन 4 गैंग्स में भी सबसे कमजोर था इरफान शेख का गैंग। उसके ऊपर आता था देवा गैंग और उसके ऊपर था रूपेश गैंग और सबसे टॉप पर था प्रकाश गैंग। इन चारों गैंग ने कॉलेज को समय के हिसाब से बांट लिया था। सुबह 7 से 10 बजे तक इनमें से कोई गैंग कॉलेज में एक्टिव नहीं रहती थी, पर 10 के बाद सबसे पहले समय होता था इरफान का गैंग। उसके बाद ठीक 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक देवा गैंग कॉलेज में होता था और 2 से लेकर 4 बजे तक रूपेश का गैंग होता था और शाम 4 से आगे प्रकाश का गैंग होता था। जब एक गैंग अंदर होती थी तो बाकी 3 गैंग्स गेट के बाहर अपनी दहशत जमाती थी, पर एक दूसरे के मैटर में टांग नहीं अड़ाते थे। कॉलेज की ये गैंग्स सिर्फ गैंग्स नहीं थी, बल्कि अंडरवर्ल्ड की छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कॉलेज के अंदर रहकर यहाँ से अंडरवर्ल्ड को नए लड़के और उनके लिए लड़कियों को भी सप्लाई किया करते थे। साथ ही ये कॉलेज उनके ड्रग्स का सबसे बड़ा मार्केट भी था। प्रकाश का गैंग, जो सबसे मजबूत गैंग मान जाता था, वो खास अफगानिस्तान से भारत के अंदर ड्रग्स लेकर आता था और उन्हें इन कॉलेज के बच्चों को बेचता था। वही रूपेश और बाकी लोगों के गैंग्स लड़कियों को किडनैप करना और उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे शरीर बेचने का धंधा करवाना, ये सब करते थे। इन गैंग्स ने मिलकर कॉलेज के बाहर एक बड़ा रेड लाइट एरिया भी शुरू किया था। इन गैंग्स का आतंक शहर के अंदर और मार्केट में नहीं था, इस वजह से बाहर के लोगों को इनसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, पर जवान लड़कियों के माँ बाप को इनकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। शौर्य ने कॉलेज के अंदर आकर इन गैंग्स के साम्राज्य को खुली चुनौती दी थी। इन सभी गैंग्स ने भी अपनी नजर शौर्य पर गड़ाई हुई थी। शौर्य को भी ये अच्छे से समझ आ चुका था कि ये कॉलेज क्यों आम कॉलेज की तरह काम नहीं करता और इसके अंदर इन गैंगस्टर्स ने अपना अड्डा कैसे बनाया। इस कॉलेज की भी बहुत पुरानी कहानी है। इस शहर में एक महान व्यक्ति थे जिन्हें उनके कार्य के लिए पद्म पुरस्कार से नवाजा गया था।
उन्होंने इस कॉलेज की शुरुआत गरीब बच्चों को मुफ्त और कम दामों में अच्छी शिक्षा देने हेतु किया था। पर उनके देहांत के बाद शहर के एक नामी गैंगस्टर ने इस कॉलेज के मैनेजमेंट के अंदर एंट्री मारी और बाकी संस्था के मेंबर्स को डरा धमकाकर वो खुद इसका चेयरमैन बन गया। अब अगर एक गैंगस्टर खुद इसका चेयरमैन बन जाए तो कॉलेज का बुरा हाल तो होना ही था। इसी गैंगस्टर ने बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के लोगों से मोटी रकम वसूली और अपनी अपनी गैंग्स की यहाँ शाखाएं खोल दी। अब ये गैंग्स इतनी बड़ी हो गई है कि कॉलेज में इनका अब अंधा राज चलने लगा था। ऊपर से अंडरवर्ल्ड के लोगों की वजह से आज तक कोई पुलिस वाला यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता था और उन्हें खुश रखने के लिए अंडरवर्ल्ड वाले हर महीने पुलिस वालों की तनख्वाह से ज्यादा पैसे उनके पास पैकेट में भेजते थे। अब जब कॉलेज के अंदर चल रही गैंग्स इतनी गहराई तक कॉलेज में फैली थी तो उन्हें एक दिन में कुछ गुंडों को मारकर नहीं मिटाया जा सकता था। और ये बात शौर्य भी अच्छे से जानता था। शौर्य ने अब अपना अगला टारगेट इन गैंग्स के लीडर्स को नहीं तो कॉलेज के चेयरमैन को बनाने का सोचा, क्योंकि उसे पता था कि इन छोटी मोटी गैंग्स को वो एक ही रात में आराम से खत्म कर देगा, पर ये चेयरमैन हट जाता है तो इन गैंग्स को कमजोर किया जा सकता है। शौर्य ऐसे ही सोचते सोचते कब कॉलेज से बाहर निकला उसे पता भी नहीं चला। जब वह कॉलेज से बाहर निकलकर कुछ दूरी तक पहुंचा तो अचानक एक कांच की बियर की बोतल उड़ते हुए आई और उसके सिर पर लग गई। मतलब शौर्य ने उसे अपने सिर पर लगाने दिया। फिर उसने नाटक करते हुए अपने आसपास देखा तो पाया कि एक काला लेकिन घुंघराले बालों वाला लड़का आंखों पर गोल फ्रेम का काला चश्मा पहने शौर्य को तिरछी मुस्कान के साथ देख रहा था। उस लड़के के आसपास कई लड़के शौर्य को मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि इनके इरादे कुछ ठीक नहीं है। तभी वो लड़का शौर्य देखते हुए बोला, क्या बे चिकने, हाथ में घोड़ा आते ही तू क्या रैम्बो बन जाता है क्या? कल तो बड़ा दौड़ा दौड़ा कर मेरे लड़कों को मार रहा था तू, क्या अब नहीं मारेगा हमें? शौर्य ने दर्द में करहाते हुए कहा, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कल किसी को नहीं मारा, मेरा यकीन कीजिए। ये सुनकर उस लड़के ने चेहरे पर हैरानी के भाव लाते हुए कहा, अरे बाप रे, फिर हमसे कोई गलती हुई क्या रे? ये शौर्य नहीं है क्या जिसने हमारे लड़कों को कल ठोका था? मुझे माफ करना ब्रो, मुझे लगा तुम शौर्य ही हो, तुम जा सकते हो। ऐसा कहते हुए उसने शौर्य को जाने का इशारा किया। शौर्य भी दर्द में सिर पकड़ते हुए पीछे मुड़ा, तभी एक लड़के ने अपने हाथ की बोतल फिर एक बार शौर्य की ओर फेंक दी, पर अचानक वो बोतल हवा में ही पलट गई और सीधा उस लड़के के सिर पर जाकर लगी जो इनका लीडर बनकर आया था। बोतल सिर पर लगते ही उसका सिर फट गया और वो दर्द में करहाने लगा। उसकी आवाज सुनकर शौर्य पलट गया और डरते हुए बोला, भाई आपको क्या हुआ है? आपको किसी ने मारा क्या? अरे बाप रे, आपके सिर से तो खून निकल रहा है। कोई तो एम्बुलेंस को बुलाओ, हमें इन्हें जल्द से जल्द दवाखाने ले जाना होगा। शौर्य की ऐसी बातें सुनकर वहां मौजूद लड़कों को अब लगाने लगा कि ये लड़का सच में शौर्य नहीं है। शौर्य उस लड़के के पास आया और उसने उसके सिर के घाव को पकड़ा और उसे आगे ले जाने की एक्टिंग करने लगा। कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद उसने अपने हाथ से अचानक ही झटका दे दिया और उस लड़के की गर्दन टूटकर शौर्य के हाथ में आ गई। शौर्य ने फिर एक बार डरने की एक्टिंग करते हुए जोर से चिल्लाया, आ खून खून। इतना कहकर उसने उस लड़के के सिर को बाकी लड़कों का ओर फेंक दिया। बाकी लड़के भी कुछ समझ पाते उनके हाथ में उस लड़के का कटा हुआ सिर था और उस लड़के की बिना सिर की लाश वहां गिरी हुई थी। एक लड़का जोर से चीखा, गोलिया भाई ये क्या हुआ? अबे इसे खत्म कर दो, इसने हमारे भाई के छोटे भाई को मार दिया है। ये सुनकर सभी लोग शौर्य को मारने के लिए दौड़े, पर शौर्य अब अपनी ओवर एक्टिंग से बाहर आ गया था और सीरियस होकर बोला, मैं एक तो आगे से किसी को छेड़ता नहीं और छेड़ा तो छोड़ता नहीं। इतना कहकर शौर्य ने ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपनी पसंदीदा इटालियन मेड बंदूक निकली जिसे उसने मॉडिफाई किया था, और उसके बाद किसी एक्शन हीरो की तरह उसने दोनों हाथों से गन को पकड़ा और दे दनादन गोलियां बरसाने लगा। कुछ ही सेकंड्स में सभी बाकी लड़कों की लाशें भी वहां गिरी हुई मिली। शौर्य ने अपनी गन अंगूठी के अंदर रखी और वहां से ऐसे चला गया जैसे यहाँ कुछ हुआ भी नहीं। ये जगह काफी सुनसान थी, इसलिए यहाँ लोगों का आना जाना भी बहुत कम था। पंजाब शौर्य घर पहुंचा तब यहाँ हंगामा मच गया था। क्या गोलिया को मारकर शौर्य ने किसी बड़े दुश्मन को छेद दिया है? क्या शौर्य कब तक इन छोटे मोटे लोगों को मारता रहेगा? क्या इन गैंग्स का सच में कोई बड़ा कनेक्शन भी है? CH-265 सिस्टम अपग्रेड और विक्रांत का अंत। सुनसान रास्ते पर शौर्य ने गोलिया नाम के गुंडे का काम तमाम कर दिया था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि ये लड़का किस गैंग से है। बस रास्ते में मिल गया तो ठोक दिया।
इधर बाकी गैंग्स ने शौर्य की जानकारी निकाली और उसे उसके घर से उठाने की पूरी योजना बना ली। पर उनकी योजना पर पानी तब फिर जब सभी को गोलिया के मरने की खबर मिली। जब उन्हें पता चला कि गोलिया और उसके साथ गए लड़कों को सुनसान रास्ते पर किसी ने मार के फेंक दिया है। इस खबर से सारे गैंग वाले सख्ते में आ चुके थे, क्योंकि उन सभी को पता था कि गोलिया भाई किसका छोटा भाई था। ये कॉलेज के चेयरमैन का छोटा भाई था जिसने कॉलेज के अंदर अपना गुंडा राज प्रस्थापित किया था। अब तक सिर्फ छोटे मोटे गुंडे मारे जा रहे थे, तब सब कुछ ठीक था, पर अब ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी। कॉलेज का चेयरमैन विक्रांत भगत एक जाना माना गुंडा और स्मगलर था। उसने खुद को समाज में अच्छा दिखाने के लिए कॉलेज को अपने नाम करवाया और किसी भी काले काम में वो सीधा शामिल होने की बजाय सारे बुरे काम गोलिया और उसका पालतू कुत्ता संकेत की मदद से करता था। आज शौर्य ने उसके भाई को ही रास्ते से हटा दिया था। अब इसका हिसाब तो होने वाला था ही। जैसे ही अपने भाई की मौत की खबर विक्रांत को पता चली, वो आग बबूला हो गया और उसने अपनी भाई की चिता को अग्नि देने से पहले उसके कातिल को खत्म करने की शपथ ली। उसने शहर के अपने सभी गुंडों और आदमियों को एकत्रित किया और शौर्य को ढूंढने के लिए निकल गया। रात 8 बजे के आसपास शौर्य और अद्विका अपने घर के अंदर बैठकर आराम से बातें कर रहे थे। पर उसी वक्त उस्ताद के घर के सामने कई सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। ये सभी विक्रांत के आदमी थे। विक्रांत के हलचल की खबर शहर में आई हुई पुलिस के नई टीम को पता चल गई, जिस वजह से उन्होंने भी तुरंत इस बात पर हरकत की और विक्रांत की गाड़ी या शौर्य के घर के सामने रुकते ही उन्होंने आकर विक्रांत को घेर लिया। अपने सामने पुलिस की दंगल नियंत्रक दल और कई सारी गाड़ियों को देखकर विक्रांत भी हैरान हो गया। तभी पुलिस के बीच से आंखों पर चश्मा लगाए और हाथ में बंदूक लिए एक आईपीएस ऑफिसर विक्रांत के सामने आया और बोला, क्यों बे चूहे, बाहर निकल ही गया तू आज? क्या हुआ? अपने भाई की मौत का तुझे ज्यादा दुख हुआ क्या? उस ऑफिसर की बात सुनकर संकेत आगे आया और बोला, ए ऑफिसर, अपनी आवाज नीचे रख। तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? ये सुनते ही अचानक उस पुलिस ऑफिसर ने अपनी बंदूक संकेत के मुंह में घुसेड़ दी और उसे गाड़ी के बोनेट पर लिटाते हुए बोला, क्यों, ये चूहा कोई बहुत बड़ा तोप है क्या जो मैं उससे डरूंगा? तू मुझे जानता है मैं कौन हूं? नहीं ना तो क्यों भौंक रहा बे? इतना कहते ही उस ऑफिसर ने अपनी बंदूक से एक गोली संकेत के मुंह में उतार दी। संकेत वहीं पर ढेर हो गया। तभी बालकनी से शौर्य बाहर आया और बोला, ऑफिसर, ये शहर का कचरा आज रात तक साफ कर दो वरना पूरी रात मुझे जागना पड़ेगा। ये सुनकर उस ऑफिसर ने विक्रांत को एक नजर दी और बोला, तेरे पास अगले 2 घंटे हैं अपने भाई का अंतिम संस्कार करके उसे निपटाने के लिए, वरना उसके बाद तेरी और उसकी चिता को अग्नि देने के लिए कोई नहीं बचेगा। ये सुनकर विक्रांत, जिसने अपने गुस्से को दबाए रखा था, अचानक फूट पड़ा और उसने बंदूक निकाली और उस ऑफिसर के ऊपर तान दी और बोला, तू एक पुलिस वाला होकर उस लड़के की बात सुन सकता है पर मेरी बात नहीं सुनता, इसका मतलब तू भी उसके साथ मिला हुआ है। ये सुनकर वो ऑफिसर हंसने लगा। उसने विक्रांत के लिए तालियां बजाई और बोला, तेरी बात ही तो आज तक हमारे डिपार्टमेंट के लोग सुन रहे थे ना, तो क्या हुआ? उसी वजह से आज तू इतना बड़ा बन गया ना, पर क्या करें, हम लोग तेरे पालतू लोग नहीं है। हम सब आज ही इस शहर में आए हैं और हम लोग तुमसे नहीं डरते। हम इसीलिए तेरी बात नहीं सुनेंगे पर आम जनता की बात जरूर सुनेंगे। विक्रांत को उस ऑफिसर की बातें पसंद नहीं आई, पर संकेत की बॉडी को देखकर उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान महसूस हुआ। इस ऑफिसर ने उसके ही सामने उसके सबसे वफादार आदमी को उड़ा दिया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। विक्रांत ने एक बार बालकनी की तरफ देखा जहां शौर्य हाथ बांधकर खड़ा था। विक्रांत ने फिर दांत पीसते हुए कहा, आज तो तू बच गया पर कितनी देर तक बचेगा? कल नहीं तो परसों मैं तुझे मार ही दूंगा। तभी शौर्य के पीछे से आवाज आई, अबे ओ डेढ़ पसली, तू कल तक जिंदा रहेगा तो ही मेरे पति के सामने आ पाएगा। अगर यहाँ से जल्दी नहीं गया तो मैं खुद नीचे आकर तेरे टुकड़े कर दूंगी। अद्विका धीरे धीरे शौर्य के पीछे से आगे आई। अद्विका को देखकर विक्रांत और उसके आदमियों की आंखें चमक गई, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की उन्होंने कभी नहीं देखी थी। पर वो लोग उसकी तीखी जुबान से थोड़ा डर भी गए थे। विक्रांत ने शौर्य को देखकर एक कुटिल स्माइल दी और अपनी गाड़ियों में अपने आदमियों लेकर वहां से चला गया। तभी वह ऑफिसर दौड़ते हुए सीढ़ी से ऊपर आया और शौर्य के गले लग गया और बोला, वाह रे मेरे डिलीवरी बॉय, तूने अज्ञातवास के नाम पर ये काम चालू किया है। ये सुनकर शौर्य ने विराज को गले से अलग करते हुए बोला, भाई अब हमारी शादियां हो चुकी है तो ऐसे चिपकना बंद किया करो। भाभी क्या कहेगी? ये ऑफिसर कोई और नहीं विराज ही था जिसे यहाँ रातों रात ट्रांसफर देकर भेजा था।
इसका कारण था कि विराज और इशिता ही ऐसे अजीब और खतरनाक मामलों को संभाल सकते थे। शौर्य ने उसके बाद विराज को देखा और उससे चंद्रहास पकड़ाते हुए बोला, मुझे लगता है कि आज रात तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर विराज ने चंद्रहास को लेने से मना किया और बोला, नहीं भाई, इसे तुम्हारे पास ही रहने दो। मैं और मेरी टीम आज इस विक्रांत का अकाउंट क्लोज कर देंगे, पर उसके बाद हम लोग सिर्फ लाशें गिनेंगे, क्योंकि इसकी वजह से बाकी गैंग्स ने जो पाप किया है उन्हें आसान मौत तो बिल्कुल भी मत देना। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, लगता है आज तुमने अपना होमवर्क अच्छे से किया है। ठीक है, तो फिर मैं बाकी गैंग्स को संभाल लूंगा, पर विक्रांत तुम छोड़ना मत। विराज ने हमें सिर हिलाया और फिर वहां से मुड़कर अपनी फोर्स के साथ वहां से चला गया। तभी शौर्य के सिर में एक बहुत ही मीठी और प्यारी आवाज सुनाई दी। सिस्टम अपग्रेड सक्सेसफुल, क्रिएटिंग न्यू इंटरफेस, लोडिंग डेटा, लोडिंग मिशन पैनल, रिवॉर्ड सिस्टम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। तभी शौर्य को सिस्टम की पुरानी आवाज सुनाई दी, होस्ट देरी के लिए माफी चाहती हूँ, पर मुझे ब्रह्मदेवा ने कुछ खास शक्तियां दी है। अब मैं ओमनीपोटेंट और ओ बन चुकी हूँ। ये सुनकर शौर्य भी हैरानी से अपने सामने खुले पैनल को देखने लगा। पैनल पर उसकी जानकारी साफ साफ दिखाई दे रही थी। नाम, शौर्य अग्निहोत्री। कुल, अग्निकुल। गोत्र, अग्निहोत्र। साधना, भैरव साधना। साधना स्तर, संत अधिपति अर्थ सम्राट स्तर। बल्डलाइन, तबत्सर। कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट, कनक, कवन, अग्निशिखा, धरेंद्र, ध्वनिल, नागशिखा, गरुड़ और कुछ खास भेड़ बकरियां। मिशन, कॉलेज की गैंग्स का सफाया ऑनगोइंग। ये देखकर शौर्य खुश होने की बजाय ज्यादा गुस्सा हो गया और बोला, सिस्टम, मैं यहाँ कोई गेम खेलने नहीं आया हूँ, ऐसी फालतू की चीजें दिखाकर मेरा दिमाग खराब मत करो। शौर्य की आवाज सुनकर सिस्टम ने तुरंत सामने बना इंटरफेस बदल दिया। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप 0, पुण्य 35%, 65% और पुण्य की आवश्यकता। ये देखकर शौर्य ने कहा, हाँ, ये हुई नाकाम की बात, अब बाकी की बातें मुझे मत दिखाओ और सिर्फ इसे दिखाते रहो और अधिक से अधिक पुण्य कमाने के रास्ते दिखाया करो। ये सुनकर सिस्टम ने हाँ में जवाब दिया, फिर उसने सामने का पैनल बदल दिया। इस बार सामने लिखा था पुरस्कार और नीचे कई सारी चीजों को तस्वीरें थी और उनके पूरे बंद तले का निशान था। ये देखकर शौर्य का दिमाग खराब हो गया और बोला, अब ये क्या है सिस्टम? होस्ट, ये आपको मिलने वाले रिवॉर्ड्स है, पर इस वक्त ये सक्रिय नहीं है। ये सारे आपके समरलोक जाते ही सक्रिय हो जाएंगे। ये सुनकर शौर्य ने उस पैनल को हटा दिया और बोला, अब जब ये मेरे किसी काम का है ही नहीं तो मैं उसे भला क्यों देखूंगा? होस्ट, ऐसा नहीं है। ये सारे रिवॉर्ड्स आपको समरलोक में सबसे अधिक शक्तिशाली बनने में मदद करेंगे। तो ठीक है, इसे हम समरलोक में जाने के बाद देखेंगे। फिलहाल अब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो मिशन का क्या फंडा है। तभी सिस्टम अपने छोटे बच्चे के रूप में शौर्य के सामने आए और अपनी जीभ निकालकर चिढ़ाते हुए गुस्से से बोली, तुमने पहले मुझे उसे दिखाने से मना कर दिया था, तो मैं अब उसे तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। तुम्हें जो करना है करो। इतना कहकर वो कमरे में इधर उधर भागते हुए अद्विका की गोद में जाकर बैठ गई। अद्विका ने भी सिस्टम को गोद में लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगी। शौर्य ये देखकर हताश हो गया और वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। उसने भी उसे ज्यादा पूछने की जिल्लत नहीं उठाई। इधर विक्रांत अपने घर पहुंचा और घर के अंदर अपने हाथ जो भी आया उसे उठा उठाकर पटकने लगा। उसका सारा गुस्सा अपने घर के सारे सामान पर निकलने लगा था। उसने फिर चिल्लाते हुए कहा, अंतिम संस्कार की तैयारी करो। उसके इतना कहते ही उसके सभी आदमी गोलियां और संकेत के अंतिम संस्कार की तैयारी में जुट गए। 2 घंटे में उनकी चिता को अग्नि देकर विक्रांत ने वहीं खड़े खड़े कसम खाई, मैं उस लड़के और उसकी बीवी को इतनी बुरी मौत दूंगा कि पूरी दुनिया इसे देखते रह जाएगी। तभी वहां कई सारी पुलिस की गाड़ियां आए और एक के बाद एक पुलिस के लोग बाहर निकल आए। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हाथ में बड़ी मशीन गन पकड़ी हुई थी। विक्रांत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। देखते ही देखते पूरे शमशान को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। तभी एक सुंदर लड़की पुलिस के यूनिफॉर्म में गाड़ी से उतरी। उसके पीछे विराज और उसकी टीम थी। ये लड़की इशिका थी। इशिका ने विक्रांत को देखते हुए कहा, वैसे तुमने थोड़ी देर पहले इनकी चिता को अग्नि ना देने की शपथ भी ली थी ना, तो क्या हुआ? तुमने उसे पूरा नहीं किया और एक और शपथ ले ली। बड़े ही बेशर्म इंसान हो तुम तो। इशिका की बातें विक्रांत के दिल में किसी तीर की तरह चुभ रही थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम लोग क्या जानो? तुम सिर्फ एक सरकारी कुत्ते हो। तुम जैसे लोग क्या जानोगे कि मैंने अपने भाई को कैसे बड़ा किया था।
ये सुनकर इशिका गुस्से से बोली, अच्छा तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत प्यारा था, पर उन मासूम लोगों का क्या जिनकी जिंदगी तुमने उजाड़ दी तो कुछ की बर्बाद कर दी। उन लड़कियों का क्या जिनका तुम्हारे शरीर से भाई ने बाजार में सौदा किया, और उन लड़कियों का क्या जिनकी इज्जत तुम्हारे भाई ने लूटी थी। उस वक्त तुमने उनके परिवार के बारे में क्यों नहीं सोचा? ये सुनकर विक्रांत बोला, उन कीड़े मकोड़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस शहर का बेताज बादशाह हूँ। यहाँ वही होता है जो मुझे मंजूर होता है। मेरा भाई मेरा परिवार था, और मेरे परिवार पर आंख उठाने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। तभी इशिका बोली, सही कहा तुमने, परिवार की बात आती है तो मैं और मेरे पति भी काफी सिटी होते हैं। और आज तुमने भी हमारे परिवार को मारने की कसम खाई है, तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर विक्रांत कंफ्यूज होकर बोला, तुम्हारा कौन सा परिवार? ये सुनकर इशिका हंसने लगी और बोली, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे तुम नहीं समझ पाओगे। बॉयज, इन्हें और इनके आदमियों को यही शमशान में मुखाग्नि प्रदान करो। इतना कहते ही सभी पुलिस वालों ने अपनी बंदूकें लोड की और विक्रांत और उसके आदमियों पर निशाना साध लिया। अगले ही पल सारे पुलिस वालों ने मिलकर विक्रांत और उसके सभी आदमियों को शमशान के अंदर की खत्म कर दिया। शमशान पूरा का पूरा खून और लाशों से भर गया था। इशिका ने सभी पुलिस वालों को वापस जाने का आदेश दे दिया। उनके जाते ही उसने एक बड़ा सा आग का गोला तैयार किया और उन सभी बॉडीज के ऊपर छोड़ दिया। अगले ही पल शमशान के अंदर सारी लाशें जलने लगी, यहाँ तक कि उनका खून भी जलने लगा। कुछ मिनटों बाद पूरा शमशान शांत हो गया था। वहां कोई भी लाश नहीं थी, नहीं कोई सबूत था कि इस जगह पर कोई मरा था। वापस आकर इशिका ने रिपोर्ट बनाई और उसके अंदर साफ साफ बताया कि विक्रांत और उसके आदमी शहर छोड़कर भाग गए हैं। दूसरे दिन ये खबर सभी गैंग्स के पास पहुंच गई कि विक्रांत अपने आदमियों के साथ पुलिस के डर से भाग गया है। सभी गैंग्स इस बात से सख्ते में आ गई और उन्होंने अपनी अपनी मैन गैंग्स को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। इन चारों गैंग को एक ही मैन ऑर्गेनाइजेशन चलती थी, जो अफ्रीका में कांगो से ऑपरेट करती थी। ये कुछ मैक्सिकन और इटालियन माफिया ने मिलकर बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन थी। इसका नाम रेगलिया था। इस गैंग के अंदर 4 लीडर थे और वो चारों 4 अलग अलग देशों से आए थे, और इन्हीं चारों द्वारा विक्रांत के जरिए इन 4 गैंग्स को बनाया गया था। भारत जैसे सर्वाधिक आबादी वाली देश के अंदर उन्हें ज्यादा से ज्यादा इंसान मिलते थे, खासकर लड़कियां, और अपने ड्रग्स और मानव तस्करी के धंधे के लिए उन्हें भारत के ऐसी ही किसी कॉलेज की जरूरत थी। पिछले 3 सालों में इन्होंने हजारों लोगों को इस शहर से लाकर बेचा था। अभी तक रीगल से अनजान शौर्य सिर्फ इन छोटी गैंग्स पर अब ध्यान देने वाला था। उसे इन्हें एक ही जगह पर लाकर मरना था, और विक्रांत की मौत इन चारों गैंग्स को एक साथ आने पर मजबूर करेगी, और इसका फायदा उठाकर शौर्य इन्हें एक ही झटके में खत्म करने की फिर में था। और विक्रांत की मौत के बाद इन चारों गैंग्स ने जो शौर्य चाहता था वही किया। चारों गैंग्स ने आज शाम शहर के बाहर एक खाली जमीन पर मीटिंग रखी। इस मीटिंग में चारों गैंग्स के छोटे से छोटे मेंबर को बुलाया गया, और चारों रेगलिया के लीडर्स इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ज्वाइन करने वाले थे। अब इस वक्त चारों गैंग को मिल रहा पुलिस का सपोर्ट भी चला गया था, इसीलिए उन्होंने अब खुद सब कुछ अपने हाथ में लेने का सोचा था। अब इन गैंग्स का टारगेट सिर्फ कॉलेज नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा शहर बनने वाला था। इसीलिए चारों गैंग्स ने शहर का 4 हिस्सों में बंटवारा करने के लिए इस मीटिंग को आयोजित किया था। पर उन्हें क्या पता कि एक लड़का उनके ही बीच रहकर सब कुछ सुन रहा था। अब क्या करेगा शौर्य? क्या शौर्य रेगलिया तक पहुंच पाएगा? शौर्य, क्या ये गैंग्स आज रात शांति से अपनी मीटिंग कर पाएगी? कैसा होगा गैंग्स द्वारा शहर का बंटवारा?